हेलो जी व्यूवर्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 से भूगोल की पुस्तक से करेंगे पाठ 5 का अध्ययन कार्य, जिसका की शीर्षक है मानचित्रण। हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र अथवा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, जिसके लिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं, जो हमें एक साथ नहीं दिखते। इसलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं, जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्र है क्या? सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह यानी समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है? डियर व्यूवर्स, मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया और ले जाया जा सकता है। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बों और गांवों को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जो जानकारी चाहें उसे दिखा सकते हैं। मानचित्र के प्रकार। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनैतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और चौथा मानचित्र है भू राजस्व मानचित्र। इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। डियर व्यूअर्स, गांव, कस्बा, जिला, राज्य और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। गांव या कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। अगर आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने की फीस जमा करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप में किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्रों में कौन कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्र को समझने के लिए आवश्यक होती है? आइए जानें। इसमें 3 घटक होते हैं। पहला है दिशा, दूसरा है दूरी और तीसरा है प्रतीक यानी चिन्ह। दिशाएं आइए पढ़ते हैं। बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊंटों, बैलगाड़ियों आदि के सहारे से तय किया करते थे। समुद्री नाविक नावों और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे। तब दिशा जानने के लिए वह सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त होता हुआ देखकर पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। लोग ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में रहता है। देखिए चित्र संख्या 1.3 में। इसकी मदद से वे बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे। दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम लोग दिक्सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। दिक्सूचक यंत्र यानी कंपास, इसकी चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है।
मानचित्र में तीर यानी एरो द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं। मानचित्रों में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। इन चारों आधारभूत दिशाओं के ज्ञात होने से मध्यवर्ती दिशाएं यानी उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से जानी जा सकती हैं। दूसरा घटक है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। अथवा यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती हो। इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है। अब पैमाना या मापक या स्केल होता क्या है? पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। आइए समझते हैं। यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा। अब आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आइए इस मापक का अभ्यास करें। मान लीजिए एक मानचित्र का मापक है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। यदि मानचित्र में 2 स्थानों जैसे का और खा के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? अब चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर होगा। अतः का और खा स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी हुई 500 किलोमीटर। आप अपने विद्यालय में उपलब्ध किसी मानचित्र का मापक या पैमाना पढ़िए, फिर उसमें किन्हीं भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को चुन लीजिए, इनके बीच की दूरी को स्केल से नापिए और वास्तविक दूरी का पता लगाइए। अब तीसरा घटक है प्रतीक यानी संकेत, चिन्ह। मानचित्र में संकेतों यानी प्रतीक का क्या प्रयोग है? आइए देखते हैं। हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते, जैसे भवन, बांध, वृक्ष, नदियां, घाटी, पठार आदि। इसलिए हम इनको मानचित्र में दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा भी होती है जिसे आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक नीचे दिए गए हैं, चित्र में दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार जलाशय को नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग, पठार को पीले रंग तथा मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। आप एक नज़र चित्र पर डाल सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अब योजना या खाका यानी प्लान किसे कहते हैं? कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। एक योजना किसी भवन या कमरा अथवा किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ बाह्य स्वरूप होता है, जैसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। अब रूपरेखा बनाना क्या होता है? स्केच। यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो हम इससे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींचकर बता सकते हैं।
आइए ऐसी ही एक रूपरेखा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं, जिसमें उत्तर दिशा कागज में ऊपर की ओर हो। मोहन ने श्याम को अपने घर जन्मदिवस पर आमंत्रित किया। इससे पहले मोहन के घर श्याम कभी नहीं गया था। मोहन ने कहा, विद्यालय के उत्तरी गेट से बाहर जाने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ। फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा। मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी दूरी पर मकानों की कतार मिलेगी। यहीं पर एक चौराहा मिलेगा। वहां से तुम बाएं मुड़कर आगे आओगे तो एक बाजार मिलेगा। मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर है। अगर हम मौखिक रूप से यही बात या निर्देश अपने मित्र को बताएंगे तो मोड़ आदि की भूल कर सकता है। अगर हम एक ऐसी रूपरेखा मानचित्र खींचकर समझाते हैं तो कहीं भी पहुंचने में सुविधा होती है। मानचित्र का अध्ययन कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है। एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। दिशाएं और दूसरे विवरण भी अस्पष्ट होते हैं, किंतु कभी कभी हमें सही स्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु पैमाना मापक रेखा दिया रहता है। यह दो स्थानों के बीच की दूरी की माप में सहायता करती है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है। फिर हम पैमाना द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानचित्र में संकेत यानी प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इन संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्ययन आवश्यक होता है। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, सामान्य किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना तथा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे आंकिक संकेतों द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियां, सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होती हैं। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली कहलाता है। आंकिक मानचित्रण, कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा निर्मित किए जाते हैं। GIS द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके मानचित्र बनाया जाता है। इस प्रकार बने आंकिक मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी स्थान के भूमि उपयोग जैसे कृषि, आवास, दुकान, उद्योग धंधे आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय की जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समय की जानकारियों को GIS के द्वारा अलग अलग समय का मानचित्र तैयार कर विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार जो मानचित्र बनता है वह दिए गए स्थान के भूमि उपयोग के समय के साथ आए परिवर्तन को भी दर्शाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मानचित्रण समझ में आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।